हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रिसेंटली डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। तो उसमें न्यूज़ में जो हाईलाइट था, सबसे पहला चीज़ एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट का फुल स्किल पे टेस्ट, और ये जो टेस्ट था वो सस्टेन किया अप टू 12 मिनट्स। इस इस हाईलाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसकी थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट दी हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का ये मतलब है हाइपरसोनिक का ये मतलब है कि जो हमारी मिसाइल की जो स्पीड है वो रहनी रहनी चाहिए 5 मैक से ज़्यादा। ठीक है, अब मैक क्या है? मैक ये है कि आपकी मिसाइल की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड, वो बताता है आपको मैक। जैसे कि आपकी मिसाइल की जो स्पीड है वो 5 मैक है, इसका ये मतलब है आपकी मिसाइल की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा है। जैसे कि आप स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी है आपकी? 340 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मैक का क्या मतलब है कि आपकी मिसाइल की स्पीड 5 इंटू 340 मीटर पर सेकेंड है। तो ये है मैक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। ठीक है, मतलब कि आपकी मिसाइल की जो स्पीड रहनी चाहिए वो 5 मैक से ज़्यादा की रहनी चाहिए। मतलब कि 5 मैक से ज़्यादा का ये मतलब है कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना से ऊपर की स्पीड मिसाइल की होगी, तभी वो हाइपरसोनिक कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। दूसरी बात, थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन में कर लेता हूँ इसका, जो स्पीड्स का। अगर 1 मैक से कम की स्पीड रहेगी तो जो आपकी मिसाइल की जो स्पीड है वो क्या कहलाएगी? सबसोनिक। इक्वल टू 1 मतलब कि आपकी मिसाइल की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है, तो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? ट्रांससोनिक। 1 से 5 तक सुपरसोनिक, और 5 से ज़्यादा क्या होगी? हाइपरसोनिक। तो थोड़ा सा ये भी आपको यहाँ पे ब्रीफ करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है स्क्रैमजेट। इसका क्या मतलब है? मतलब कि हाइपरसोनिक की रफ्तार को अटेन करने के लिए आपको एक स्क्रैमजेट इंजन यहाँ पे प्लेस करना होगा। पहले इसकी थोड़ी सी फुल फॉर्म देख लें स्क्रैमजेट की। इसकी फुल फॉर्म है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा यहाँ पे। इसको ध्यान से देखें। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक मैंने ये क्या कहा था कि 1 से 5 मैक की स्पीड को सुपरसोनिक की कैटेगरी में डालते हैं। उसमें सुपरसोनिक से कंबशन होगी रैमजेट की। अब इससे इसका क्या लिंक है? देखिए यहाँ पे इंजन है। ठीक है, इंजन का जो एनर्जी जनरेशन होती है बेसिकली कंबशन से होती है। तो इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर बेसिकली प्रॉपर रहना चाहिए, तभी एनर्जी जनरेट होगी। वही चीज़ यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है। उसमें जो एयर की स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए सुपरसोनिक। ठीक है, तब जो कंबशन होगी उससे एनर्जी जनरेट होगी स्क्रैमजेट में, कंबशन चैम्बर में, और उसके थ्रस्ट से हाइपरसोनिक स्पीड अटेन होगी। तब उस मिसाइल को कहा जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, थोड़ा सा आपको लिंक पता लग गया होगा हाइपरसोनिक का स्क्रैमजेट से। स्क्रैमजेट एक इंजन है और इंजन में एयर सब सुपरसोनिक से आएगी और उसको थ्रस्ट देगी, हाइपरसोनिक अटेन करेगा,
मिसाइल स्पीड, तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट। दूसरी चीज स्क्रैमजेट के रिलेटेड, जो ये स्क्रैमजेट इंजन है इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जैसे आप देख लें, आपके जहाँ एयरक्राफ्ट में टरबाइंस होते हैं वो एयर को खींचते हैं बेसिकली, ऐसा स्क्रैमजेट में कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, बेसिकली ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है दूसरा, कि ये सीधी एयर को यूज करता है सुपरसोनिक स्पीड से, और फिर फ्यूल का मिक्सचर कंबस्ट होता है और एनर्जी जनरेट होती है और एक फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है। ठीक है, ये अब इसमें जो यूज होता है वो बेसिकली शॉक वेव्स यूज होती हैं फॉर द कंप्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा आप देखें कि यहाँ पे लिखा है सोनिक। सोनिक का क्या मतलब है? सोनिक का ये मतलब है कि जैसे आपने स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा की स्पीड अटेन कर ली आपने, तो एक बूम क्रिएट होता है, शॉक वेव्स जनरेट होती हैं। किसी रील में आपने देखा होगा कि आपका जो स्पेसक्राफ्ट है, जो जो रॉकेट है, वो आगे बढ़ता है तो वोटेक्स से क्रिएट होते हैं, मतलब बाद में आपको एकदम से वेव्स आती हैं जो इतनी भयंकर होती हैं कि आपके जो खिड़कियां हैं उसको भी तोड़ सकती हैं। तो मतलब सोनिक क्रिएट होता है, एक बूम क्रिएट होता है, पहले वो आगे बढ़ जाता है फिर आवाज आती है भड़ सी। ठीक है, तो वही सोनिक कहते हैं। वही जो शॉक वेव्स हैं हमारे लिए डेंजरस है, बट इसमें एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की तरह यूज होता है स्क्रैमजेट में। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया है कि कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, तो आप वैसे ही एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ से एयर टकराई, मतलब कि एक एंगल पे आई और इसको कंबशन चैम्बर में ले लिया। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही कुछ होता है स्क्रैमजेट में। तो दो तरह के जो शॉक वेव्स होते हैं, एक तो हो गया नॉर्मल शॉक, एक होते हैं ऑब्लिक शॉक। ठीक है, तो जो नॉर्मल शॉक है, जैसे आपका एयर का फ्लो ऐसा है, तो शॉक कैसे जनरेट होंगे? परपेंडिकुलर टू द फ्लो। ऑब्लिक शॉक में एक एंगल में क्रिएट हो गए फॉर द विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो। अगर फ्लो ऑफ एयर ऐसा है तो एक एंगल पे जनरेट हो गए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कौन सा शॉक जनरेट होता है? ऑब्लिक शॉक। अब इसकी अहमियत नहीं है, बिल्कुल नहीं है नॉर्मल शॉक की स्क्रैमजेट में। क्यों? अगर ये नॉर्मल टू द फ्लो जनरेट होने लग गया तो इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा ड्रैग आ जाएगा कि आपका स्क्रैमजेट काम ही नहीं कर पाएगा। और ये इसकी स्पीड, सुपरसोनिक की स्पीड क्या अटेन करवाएगा? एयर की स्पीड सबसोनिक तक रह जाएगी। ठीक है, सबसोनिक। तो इसलिए ये स्क्रैमजेट में नहीं यूज हो सकता, क्योंकि स्क्रैमजेट को चलाने के लिए सुपरसोनिक स्पीड चाहिए। तो कौन सा शॉक वेव यूज होती है? ऑब्लिक शॉक। एक एंगल पे शॉक आएगी, वो कंप्रेस करेगी और यहां से कंबशन चैम्बर तक लेकर जाएगी उसको। ठीक है, ये दूसरा इसका प्रिंसिपल हो गया स्क्रैमजेट का। ठीक है, तीसरी चीज अगर हम देखें ध्यान से कि सुपरसोनिक स्पीड्स पे अब एयर स्क्रैमजेट के अंदर जाएगी, कंबशन चैम्बर के अंदर जाएगी, तो जो एयर है वो 0.001 सेकंड के लिए रहेगी बीच में। तो मतलब कितनी शॉकिंग सी बात है। इसी टाइम के दौरान फ्यूल को इंजेक्ट करना पड़ेगा ये कंबशन चैम्बर में, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं आप। प्रॉपर कंबशन होगी, हीट होगा पूरा, ये अंदर कंबशन होगी, एनर्जी जनरेट होगी और फिर आगे बढ़ेगा। कितना बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो आपके लिए शॉकिंग, मेरे लिए भी शॉकिंग है कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा प्रॉपरली काम करना एक चैलेंज की तरह है बेसिकली।
ठीक है। तो दूसरा चैलेंज इसमें देखें, दूसरा चैलेंज ये है कि अगर इस स्पीड से आगे बढ़ेगी मिसाइल तो जो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, हीट इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण हीट बढ़ जाएगी। तो इस केस में 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की हीट जनरेट होती है। तो प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि कैसा कूलिंग सिस्टम होना चाहिए इसमें कि हीट से कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, अगर हीट ज़्यादा होगी, इतना टेम्परेचर हाई होगा, ये तो मेल्ट ही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए जो हाईलाइट किया है एक्टिव कूलिंग, एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट एट फुल स्केल। इसका क्या मतलब है, देख लिए। कूलिंग के लिए सबसे आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आप यूज कर सकते हैं थर्मल रेजिस्टेंस मटेरियल्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एक्टिव कूलिंग का भी इस्तेमाल होता है। दो चीजों का इंपॉर्टेंस है इसमें। इससे देखिए, पहला जो यहाँ पे फ्यूल होता है ना, देखिए जो शॉक वेव से यहाँ पे कंप्रेशन बन गया, तो कंप्रेशन के कारण और फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई। तो क्या करते हैं, फ्यूल को इस वॉल के नज़दीक ही, मतलब थिन थिन पाइपलाइन से गुजारते हैं। इसका क्या मतलब है, ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्यूल फ्यूल क्या कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लीजिए ये एक कूलेंट की तरह ही काम करने लगेगा। तो फ्यूल ही कूलेंट की तरह काम करता है। दूसरी, जब ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा फ्यूल का। तो मतलब कि ये पहले से ही प्री हीट हो जाएगा। प्री हीट का क्या इंपॉर्टेंस है, एकदम से अगर आप छोड़ेंगे कंबशन चैम्बर में फ्यूल, पहले से प्री हीट होगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, एकदम से कंबशन होगी, तभी 0.01 सेकेंड में ये कंबशन पूरी तरीके से हो पाती है। तो इसकी जो एक्टिव कूलिंग है, इसका दो बातों पे इंपॉर्टेंस हो गया। ये एक कूलेंट की तरह भी काम करता है और इससे क्या होता है, प्री हीट फ्यूल हो जाता है, जिससे आसानी रहती है फॉर दी कंबशन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, तीसरा पॉइंट आप देखें तो इसमें एक और चैलेंज होता है एरो इलास्टिसिटी से रिलेटेड। एरो इलास्टिसिटी ये क्या है, एरो इलास्टिसिटी बेसिकली आपकी स्टडी है एरोडायनेमिक्स की प्लस स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल और इनर्शिया। इनर्शिया माने कि आपका जो न्यूटन का इनर्शियल लॉ है, m इज इक्वल टू ए, बिकॉज ये एक स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसका मास है, उसकी एक्सेलरेशन है। स्टिफनेस को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, स्प्रिंगीनेस ऑफ द मटेरियल। स्प्रिंगीनेस, जब तेज रफ्तार से जाएगा आगे, फ्रिक्शन होगी, हीट इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, साथ में आपकी जो सॉफ्टनेस है मटेरियल की वो बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब है, सॉफ्टनेस बढ़ने के लिए, बढ़ने से क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि जब सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी तो वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो उसी वाइब्रेशन इंक्रीज होने को कहते हैं फ्लटर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपका जो फ्लैग है, हाईली स्टॉर्मी विंड्स में क्या होता है, वेव करने लगता है, वायलेंटली वेव करने लगता है, उसी को कहते हैं फ्लटर, मतलब हाईली वाइब्रेट करना लगेगा। हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये रहता है इसके डिज़ाइन में कि आपकी जो मिसाइल की फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करनी चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर, बिकॉज सॉफ्टनेस से लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ वो जाने लगेगा और फ्रीक्वेंसी एयर की मैच करने की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये अटेन नहीं करना है हमें इसके डिज़ाइन में। तो उसी को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लटर बाउंड्री का। फ्लटर बाउंड्री ब्रीफ में ऐसे समझ लें कि फ्लटर बाउंड्री माने कि आपकी एक सेफ्टी लिमिट है।
इस रफ्तार में अगर 5 मैक की स्पीड, मतलब ऐसे मान लें आपकी 7 मैक तक जा सकती है आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल। इससे ज़्यादा की स्पीड अगर अटेन कर ली आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल ने, तो क्या होगा, ये कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी और आपकी डैम्पनेस, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाएगी इससे, एयर की फ्रीक्वेंसी से, और ये इतनी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगी कि ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फ्लटर बाउंड्री का ये इंपॉर्टेंस है, ये सोल्यूशन है कि आपकी एक सेफ्टी लिमिट डिसाइड करता है ये। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, इसका सोल्यूशन है वेव राइडर। एरो इलास्टिसिटी में दूसरा सोल्यूशन है वेव राइडर। वेव राइडर मतलब कि आपकी जो शेप रहनी चाहिए बिल्कुल हाइपरसोनिक की ऐसी रहनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सूटेबल शेप है फॉर द हाइपरसोनिक। वेव राइडर माने कि आपकी डिजाइन ऑफ द हाइपरसोनिक। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं X-51, जो बोइंग X-51 था, वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी, हाइपरसोनिक सॉरी एयरक्राफ्ट था, जो टेस्ट किया गया था 2013 में यूएसए के द्वारा। ठीक है, पहला हाइपरसोनिक टेस्ट था ये। तो इसका वेव राइडर था, मतलब इसका डिजाइन था ऐसा था कुछ। ठीक है, ये हो गया। अब जो एक और चैलेंज देख सकते हैं इसमें, वो हो गया हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स का पहले मीनिंग समझ लें आप। हीट फ्लक्स ये बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस आ गई इन द स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया। जब आप इसमें देखें कंबशन चैम्बर में, यहीं से देख लें आप, यहाँ तक नोजल तक जा रहा है वो पीछे से, मतलब कि हीट इतनी ज़्यादा भयंकर अमाउंट में जाएगी कि आपका जो मटेरियल, जिस मटेरियल से आपका जो मिसाइल बनी है, वो इजीली क्रैक हो सकता है, वहाँ से कहीं से भी क्रैक हो सकता है, क्योंकि हीट फ्लक्स बहुत ज़्यादा है अंदर। तो इसी के लिए, इसी का एक सोल्यूशन है UHTC। इसका मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिरामिक्स। मतलब कि जो अंदर डिज़ाइन के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा वो UHTC होगा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिरामिक्स। प्लस इसमें कार्बन फाइबर्स भी यूज़ होंगे, ताकि इतने हाई हीट फ्लक्स को कंट्रोल करा जा सकते और कोई क्रैक ना है अंदर। ठीक है, इसका ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कि अंदर स्क्रैमजेट लगा है, तो स्क्रैमजेट को चलाने के लिए मतलब सुपरसोनिक की स्पीड होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब पहले से ही कुछ स्पीड देनी पड़ेगी तभी वो काम करेगा। हाँ, ऐसा ही है। इसको पहले से ही एक ऐसा समझे, एक स्टेज निर्धारित करे की जाएगी कि पहले से ही एक प्लेन मान ले जो सब सुपरसोनिक स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो उसके एयरक्राफ्ट में नीचे लगी होंगी हाइपरसोनिक मिसाइल, ऐसा समझें। जैसे हमारी ब्रह्मोस है, वो सुपरसोनिक वो है, हमारी मिसाइल है। ठीक है, उसी के जो स्पेसक्राफ्ट, जो हमारा जो एयरक्राफ्ट है, वो सुपरसोनिक स्पीड तक जाएगा। या कोई मिसाइल, जैसे अग्नि ले लें, अगली मिसाइल भी सुपरसोनिक है, उससे लिंक करेंगे हम इस मिसाइल को, नीचे डालेंगे। जब उसने अटेन कर दी सुपरसोनिक स्पीड, तब ये जो अंदर जो स्क्रैमजेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा हाइपरसोनिक में। तब हम उसको छोड़ सकते हैं, वो आगे बढ़ेगा हाइपरसोनिक स्पीड से। ऐसा कुछ लिंक करेंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा, क्योंकि क्योंकि हमें पहले से ही सुपरसोनिक की स्पीड देनी पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरी, सस्टेन्ड फॉर 12 मिनट्स। तो आपने जो भी पढ़ा, मतलब इतने सारे चैलेंजेस हैं, इन सभी को ओवरकम किया और 12 मिनट तक चला। मतलब इसकी सस्टेनेबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी की इंपॉर्टेंस बताती है, 12 मिनट तक ये टेस्ट चला। तो मतलब ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये एक बहुत ही बढ़िया मतलब टेस्ट है। रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी है, यूएसए के पास थी, और हमारे इंडिया के पास, चाइना के पास भी है।
और इंडिया के पास भी आ रही है, उसका टेस्ट हो रहा है हाइपरसोनिक का। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ओवरऑल आपको बढ़िया लगा होगा टॉपिक, इसके बारे में जान के थोड़ा सा बढ़िया लगा होगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और आपका जो भी वैल्यूएबल कमेंट है वो प्लीज़ आप फीडबैक भी दें कि आगे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो थैंक यू जी। ओके।